नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राजस्थान रीट परीक्षा का भाग 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? यानी कि जीन पियाजे की बात कर रहा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ए 4 से 8 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी 5 से 8 वर्ष तक। तो आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी 2 से 7 वर्ष तक। अब अपन बात करते हैं प्राक संक्रांत अवस्था क्या होती है। सबसे पहले तो याद ये ध्यान देना कि जीन पियाजे ने जो संज्ञात्मक अवस्था की कितनी अवस्था दी है? 4 अवस्था दी है। अवधि कितनी अवस्था है उनकी? 4। उनकी 4 अवस्थाएं डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपकी जीन पियाजे कितनी अवस्था दी है? 4। अब बात की है प्राक संक्रांत अवस्था होती हैं, उनमें से अगर अवस्थाओं की बात करें, सबसे अगर अपन 4 अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहली अवस्था की अगर बात करें संवेदी गतिक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गतिक अवस्था। संवेदी गतिक अवस्था। संवेदी गतिक अवस्था जी, इसका अगर बात किया तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक, 2 ईयर तक जी मतलब ये चलती है संवेदी गतिक अवस्था। और उसी प्रकार से प्रत्यक्षी संक्रांत अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। एक है औपचारिक संक्रांत अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक तक चलती है। तो इस तरह से मिलाकर उन्होंने क्या 4 अवस्था दी। अब बात की है कि 2 से 4 वर्ष तक सिर्फ इसमें प्राक संक्रांत अवस्था की बात कर रहा था, प्राक संक्रांत अवस्था। ठीक है, अब चल ये क्या है? जीन पियाजे की मतलब 4 स्टेजों में दूसरे नंबर की अवस्था ये चलती है अपने 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? देखो ये नेगेटिव पॉइंट आ गया, विशेष ध्यान देना। सभी क्वेश्चन में कई बार बताया मैंने। ठीक है, उनमें क्या बाल्यावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है? ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी काल्पनिक व्यय का अंत। तो इसका राइट आंसर आप सोच सकते हो बाल्यावस्था की बौद्धिक शक्ति की बात कर रहा है, तो उसमें तर्क शक्ति हो सकती है, व्यय का अंत हो सकता है, रुचियों की अधिक रुचि हो सकती है, लेकिन सूझबूझ की योजना की बात कर रहा है जो कि बाल्यावस्था में बच्चों में ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ए। इसी क्या नेगेटिव पॉइंट है, इस राइट आंसर पूछा क्या नेगेटिव, सी राइट आंसर क्या जाएगा? ए। अगर तुम बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था से क्या है, ये सारी शक्तियाँ इसमें पाई जाती। बाल्यावस्था में रुचि को विकास होना, इस तरह से समस्या का समाधान होना और सृजन करना, काल्पनिक शक्ति का अंत होना, तर्क शक्ति, ये सब बाल्यावस्था के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सूझबूझ का विकास नहीं आता। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ए। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? जी तो आपको ऑलरेडी पहले ही मैं शायद आपको करा चुका, जो क्वेश्चन मुझे रिपीट सा लग रहा है। मनोवैज्ञानिक भाषा से संबंधित है। ए पावलाव, बी बिने, सी चोम्स्की, डी मास्लो। तो भाषा विकास की बात कर रहा है इसमें, किससे? भाषा विकास से संबंधित। तो इसका राइट आंसर जाएगा 19 का सी। क्या है? चोम्स्की। क्या है? नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने क्या भाषा विकास की बात की थी। अब नोम चोम्स्की की बात करें, नोम चोम्स्की कहाँ के थे? अगर जो कभी कभी आता है नोम चोम्स्की कहाँ की मनोवैज्ञानिक? तो ये थे अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के यूएसए के। ठीक है, अमेरिका के थे। अब उन्होंने जैसे नोम चोम्स्की ने कई सिद्धांतों दिए, जैसे
जेनेटिक ग्रामर के सिद्धांत का दिया था। इस तरह से उन्होंने कई सिद्धांतों को उन्होंने दिया था। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको कई बार बताया, मैं आपको क्वेश्चन वही पढ़ा रहा हूँ जो कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो ईपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आर टेट हो, कोई भी टेट हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष के सिद्धांत किया है? यानी कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष के सिद्ध किया है? ए संज्ञानात्मक अधिगम, बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी संकेत अधिगम, डी स्थानीय अधिगम। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, बी। क्या जाएगा? थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? बी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, ये समझ लीजिए। थॉर्नडाइक ने ये अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत बहुत प्रतिपादित किया था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जी। अगर बात किया जाए सिद्धांत कब दिया है, किस सन में दिया? थॉर्नडाइक ने जी दिया था 1898 में ये सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था। अब उन्होंने, मैंने कहा प्रयास एवं त्रुटि में क्या किया, उन्होंने कहा कि बच्चा पहले कुछ चीज को भूलता है और प्रयास करता है तो वो भूलता भी है? इसीलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी समझो, उससे ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए पहले से। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब से संबंधित है? गिरोह अवस्था यानी कि इंग्लिश में अपन कहते हैं गैंग एज कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? गैंग एज। अब ये गैंग एज है किस अवस्था के लिए? ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी 8 से 9 वर्ष एवं सामाजिकरण, डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका गैंग एज की बात किया, इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, 8 से 9 वर्ष तक। क्या? 8 से 9 वर्ष तक एवं सामाजिकरण की बात किया। अब इस गैंग एज की ये अवस्था होती, अब गैंग अवस्था की एक बात बोल सकते हैं, क्या ये आयु वर्ग को अपन कह सकते, ये क्या है? बचपन से अधिक और किशोरावस्था पूर्व की आयु होती है, कम से कम जो बचपन की अवस्था और उससे किशोरावस्था से पहले की थोड़ी सी अवस्था होती है, उसे क्या गैंग एज कहते हैं। अब इस गैंग एज में क्या होता है, बच्चे ना क्या है, इसमें कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे फ्राइड, उन्होंने उसे क्या लेटेंसी पीरियड कहा था। क्या क्या उन्होंने? लेटेंसी पीरियड कहा था उन्होंने कहा कि इस गैंग आयु वर्ग में क्या होता है, बच्चा अपने परिवार और माता पिता से क्या अलग होने लगता है और अपने दोस्तों के साथ क्या है साझा करने लगता है, उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना, उन चीज़ों को वह पसंद करने लगता है। एक समान रुचि के बच्चों के साथ समूह या साथ में रहना पसंद वो करने लगता है, इसी को गैंग एज कहते हैं। इसमें क्या है, बच्चा अपने दोस्तों से जाना घुल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में निम्न में से कौन सी है? देखो, जीन पियाजे की मैंने आपको बताया था कितनी अवस्था थी, जीन पियाजे की थी 4 अवस्था। ठीक है, अब उसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास तृतीय अवस्था में कौन सी है? अब पूछ रहा है कि तीसरी अवस्था कौन सी है? ए औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, बी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसका राइट आंसर जाएगा 22 का सी। क्या जाएगा? सी। क्या है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ये अवस्था इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अपन बात की, पहली अवस्था क्या है? संवेदनात्मक अवस्था, दूसरी तुम्हारी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, और तीसरी तुम्हारी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था।
चौथी औपचारिक अवस्था। इस तरह से इसकी चारों अवस्था जीन पियाजे ने दी थी, लेकिन पूछ कौन सी गई थी इसमें? तीसरी अवस्था। इसी राइट आंसर क्या जाए इसका? सी। लेकिन अगर बात की जाए कि तीसरी अवस्था की, अगर इसमें आयु वर्ग की भी बात की जाती है, कितनी आयु कितनी क्या है, तो इसमें क्या है, एक निश्चित क्रम में ये सारी अवस्थाएं चलती। मूर्त संकरित अवस्था की अगर बात किया, मूर्त संकरित अवस्था की आयु कम से कम उन्होंने दिए 7 से लेकर 11 वर्ष तक, 7 से 11 ईयर तक बात की है उन्होंने। 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संकरित अवस्था, ठीक है, इस आयु वर्ग में बच्चों को रखा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सी। आज चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। कुल मिला के अपन कह सकते हैं आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? उन्होंने कहा है जो अधिगम के, जो अधिगम माने सीखना, लर्निंग, योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो नेगेटिव पर पूछ ले, नेगेटिव को तो आप विशेष ही ध्यान देना है। ए अधिगम की इच्छा, बी प्रेरणा, सी रुचि, डी विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसका 23 का राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, डी। क्या है? डी विषय वस्तु का स्वरूप। अब विषय वस्तु का स्वरूप अगर तुम बात किया अधिगम में, अधिगम की क्या, एक अधिगम का, अधिगम की प्रक्रिया कम से कम जीवन भर तक चलती रहती है, ठीक है। अधिगम यानी कि इसमें क्या, बच्चों का व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास होता है, इसमें बच्चों का पूरा विकास होता है जो हमेशा चलती रहती है। इसके अंदर तुम्हारी अधिगम की इच्छा आ जाती है, प्रेरणा आ जाती है, रुचि आ जाती है, तो ये सारे मनोवैज्ञानिक कारकों में ये शामिल होती है, लेकिन इसमें विषय वस्तु नहीं होती है। सी राइट आंसर क्या जाएगा? डी। क्यों? पूछा क्या कहता है? नेगेटिव। तो अधिगम प्रक्रिया क्या है, बच्चा जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता, लर्निंग में क्या, अपन जीवन में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इसी राइट आंसर क्या जाएगा? डी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ए सहायता परक व्यवहार, बी प्राथमिक लक्ष्य, सी मूल प्रवृत्ति, डी आक्रामकता की आवश्यक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सामाजिक मूल्य की बात कर रहा है इसमें, तो 24 का राइट आंसर जाएगा ए। क्या है? ए क्या है? सहायता परक व्यवहार। सहायता परक व्यवहार की अगर बात की जाए, इनमें क्या है, सामाजिक मूल्य, और सामाजिक मूल्य के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। और अगर अपन सामाजिक, इसमें क्या आता है, सहायता परक में क्या होता है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति उस संकट की परिस्थिति में उलझता हुआ देखता है तो उसके सहायता परक अपन कह सकते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अगर कुछ समस्या आती है, उसको समझता है, तो उसमें सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत ये आ जाती है। सहायता परक में क्या, एक जैविक संरचना का एक माना की परिणाम माना इसको जा सकता है। इसमें क्या, इसमें इसी राइट आंसर क्या जाएगा? डी। और ये सहायता परक प्राथमिक लक्ष्य ये नहीं आता है, मूल प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं, सक्रमता आकृत बिल्कुल नहीं आती। इसी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ए सहायता परक मूल्य, ये सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पश्च अन्वेषण तथा साधन विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? उनमें दो बातें की गई, एक पश्च अन्वेषण यानी खोज, और साधन विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ए स्वतः शोध, बी एल्गोरिदम, डी मानसिक प्रवृत्ति, डी प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकती हो, ए। क्या जाएगा? ए क्या है? स्वतः शोध। अब स्वतः शोध की बात की, अन्वेषण के अंतर्गत दो चीजें हैं जी, दोनों के अंतर्गत ये बात की गई थी। अब स्वतः शोध की बात किया, स्वतः शोध क्या है? स्वतः शोध एक अन्वेषण क्या है, एक विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, छात्रों के द्वारा स्वयं ही समस्या के बारे में निर्णय लिया जाता है। इसमें क्या है, जो छात्र होता है वो स्वतः अपने बारे में स्वयं ही निर्णय इसमें लेता है, और स्वयं ही निर्णय लेता है, और सारी मतलब सभी चीज़ों का स्वयं ही इसका प्रशिक्षण
करता है। सुधा शोध के द्वारा प्रशिक्षित समूह के निष्पादन से उत्तम माना जा सकता है। इसको अपन कह सकते हैं एक तरह से। इसमें क्या छात्र स्वयं ही सारी चीज़ों के निर्णय लेता है और स्वयं ही सारे काम करता है। जी क्या एक अन्वेषण की एक खोज विधि है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। यह किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप। उन्होंने क्या कहा? गति, मात्रा, प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शन करता है और सीखने के अभ्यास की बात कर रहा है। इसमें सीखना क्या है? एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको लर्निंग की पहली बात जिसमें बच्चों का विकास होता है। ए स्किनर, बी रॉस, ए एबिंगहास, डी एमएल बिग्गी। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, सी। इसका राइट आंसर जाएगा सी, एबिंगहास थी। उन्होंने सीखने के बारे में जो बात की थे, ग्राफ की बात की गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या जाता है? सी, यानी ग्राफ की बात की गई थी। इसका राइट आंसर है एबिंगहास। उन्होंने क्या कहा था? उनके जो एबिंगहास थे और उनके साथियों ने मिलकर इस विधि के संबंध में प्रयोग किया था। उन्होंने कहा है कि निष्कर्ष विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि अधिक लाभदायक होती है। उनका मानना ये कहा, जो निष्कर्ष विधि होती है उसमें सक्रिय विधि सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। यानी कि व्यक्ति एक्टिव होता है, अनएक्टिव होता है। एक्टिव में सारी चीज़ें करता है। इसमें क्या है, कहने का मतलब यह है कि याद करने की जो प्रवृत्ति हो वो अधिक हो जाती है, कि बच्चे ने कितना याद किया, कितना याद नहीं किया, तो ये सारी चीज़ पर निर्भर करती हैं। इसी एबिंगहास ने ग्राफ की बात की गई थी। इसमें तुम्हारी मात्रा, गति, प्रगति, सारी सीमाओं के बारे में बात की। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा थायरॉइड के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉइड जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का दिया था। उन्हें अधिगम की बात की, उन्होंने प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, नेगेटिव की बात की। यानी कि बात किया जाए तो थायरॉइड ने किसने नियम दिए थे? उन्होंने 3 नियम दिए थे प्राथमिक स्तर पर। तो उनमें ऐसा कौन सा नियम जिसमें शामिल नहीं है? तो आपको पता है, अभ्यास के नियम बिल्कुल दिया था, प्रभाव को दिया था, बिल्कुल दिया था, तत्परता को दिया, बिल्कुल दिया था, लेकिन सहचार स्थानांतरण का नियम उन्होंने नहीं दिया था। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बस हो गया इसका 3। अब उन्होंने क्या, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। मैंने आपको भी बताया था के अंदर उन्होंने क्या कहा, जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब सामने एक विशेष समिति या उद्दीपक होता है, तो उसकी यह प्रक्रिया होती है जो इसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसे प्रयास एवं त्रुटि कहा जा सकता है। जब व्यक्ति कोई प्रयास करता है उसमें कई प्रकार से त्रुटि होती है। अगर बात कभी याद है कि थायरॉइड ने जो सिद्धांत दिए थे वो किस पर दिए? तो थायरॉइड ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो सबसे पहले उन्होंने बिल्ली, चूहा और मुर्गी आदि पर किया था। उनका मानना सबसे पहले उन्होंने क्या बिल्ली पर किया था। पूछ लिया जाता है कि सिद्धांत किसमें, बिल्ली है, चूहा है, चूहा और मुर्गी, इस पर सारे सिद्धांत उन्होंने दिए थे। तो कभी कभी ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो नेगेटिव बात की। इसी राइट आंसर क्या जाएगा अपना ए। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? उन्हें कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए तर्क, बी व्यवहार, सी चिंतन, डी अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस पर देता है? व्यवहार पर बल देता है। अब अगर बात की जाए तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन ये भी आता है। तो ये सिद्धांत दिया तुम्हारा पावलाव ने। किसने? पावलाव ने। पावलाव ये मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने ये दिया
सिद्धांत दिया था। अब पावलोव ने बात कभी कभी ये पूछा था सिद्धांत कब दिया, तो ये सिद्धांत दिया था 1904 में ये सिद्धांत दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। उन्होंने कहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था उसका दूसरा नाम क्या है। ए समीपस्थ अनुबंधन, बी नैमित्तिक अनुबंधन, सी प्राचीन अनुबंधन, डी चिन्ह अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का बी। क्या है बी, यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत दिया था। कौन सा है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अब कभी कभी इसका ये तो आ गया राइट आंसर। अब बात की जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने, ये स्किनर ने दिया था, जो मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, निम्नलिखित में से अधिगम की एक विशेषता नहीं है। उन्होंने क्या है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है, नेगेटिव की बात कर रहा है। ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से लिया जा सकता है, बी अधिगम व्यवहार अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, डी अधिगम एक लक्ष्यमुखी है। तो अगर बात की अधिगम लर्निंग की, अगर तुम बात की जाए इसमें नेगेटिव की बात की रही तो लक्ष्यमुखी बिल्कुल राइट बात है, और अधिगम प्राणी विमुख विवृद्धि बिल्कुल राइट है, व्यवहारिक स्थायी होता है बिल्कुल सही है। अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से लिया जा सकता है, ये अपने कह नहीं सकते कि सारी चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ए, क्योंकि यही एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अधिगम की तुम बात कर प्रत्यक्ष रूप से लिया जा सकता है, इसे क्लियर नहीं है। देखो अधिगम की तुम बात कर, अधिगम एक स्थायी परिवर्तन भी होता है, अधिगम की अभिमुखी होती है, लक्ष्यमुखी होता है, सार्वमुख होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें अधिगम के अंतर्गत आती है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा ए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें अपने चैनल में कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हो, और अगर इस सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।